हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर की हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपका दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। एज वेल एज आज हमें और क्या पढ़ना है, दैट इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो भी पढ़ना है और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आज का टास्क हमारा ये है। इससे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाओ और जाकर के उसको कंप्लीट करो, देन आफ्टर यू विल कम टू दैट वन। ओके, तभी चीजें समझ में आएंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज योर अबाउट द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अ बैंड ऑफ 7 कलर। ठीक है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम हम बात करते थे किसकी? सिर्फ विजिबल लाइन में जो भी आपके पास क्या आती थी, जो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती थी, हम वहां पर सिर्फ उसकी बात करते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वीकेंड से इनके बारे में बात करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में लाई करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। स्पेक्ट्रम क्या है? अ बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरीके का होगा, दैट इज योर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एज वेल एज योर डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल कंटिन्यूस मैनर में है, राइट, यानी कि आपके पास कंटिन्यूस मैनर में आपको मिलेगी देखने को। लेकिन यही अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूस की, तो डिसकंटिन्यूस में आपको यहाँ ब्रेकेज मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ब्रेकेज मिलेगा इन द डिफरेंट डिफरेंट रीजंस ऑफ द लाइट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या है भाई? when a one light is of when a one light in spectrum merges with a different light without any gap is known as continuous spectrum। यानी कि अगर एक लाइट दूसरी लाइट के साथ मर्ज हो जाती है, उसके बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं है, कोई भी उसके बीच में आपके पास ब्लैक कलर की लाइन नहीं दिख रही है, देन इट विल बी योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके, यही बात करें डिसकंटिन्यूस, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसके बीच में आपके पास कोई एक ब्रेकेज दिख जाता है, तो ये आपके पास डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाता है, राइट। अब सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, हम यहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं ना एटम का, क्या बोला? जो एटम का स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, ये ऑलवेज आपका डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है। ठीक है, किस मैनर में होता है? डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है। तो इस डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को फर्दर क्लासिफाई करा गया है किसके किस में? आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एक आपके पास क्लासिफाई किया गया है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, क्या बताया? एटम का स्पेक्ट्रा फर्दर क्लासिफाई करा गया है आपका, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है, इसको फर्दर क्लासिफाई करा है एमिशन में एज वेल एज योर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर मैंने यही बताई है कि स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइन। इसमें क्या होती है? बहुत शार्प लाइंस होती हैं या बेंड्स होते हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। क्लियर हुआ? okay. तो अब पढ़ते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपका दो तरीके में डिवाइड होता है, एमिशन एज वेल एज योर एब्जॉर्प्शन। आइए जानते हैं कि हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, एज वेल एज हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, लेट मी जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, इसको हम बताते हैं किसके बेसिस पर? okay.
दैट हैव अ लाइट। सपोज करो एमिशन मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि एमिशन मतलब होता है कि किसी भी लाइन का मतलब कोई भी लाइन अगर अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, कोई भी एटम अगर अपनी एक्साइटेड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट से अगर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है, ठीक है, या उससे और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, राइट। एनर्जी उसमें से आपके पास रिलीज होगी। क्लियर हो इतनी बात? तो एमिशन मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में भी यही होगा कि कोई एटम, ठीक है, जिसने कुछ ना कुछ एनर्जी को ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ है, राइट, उसने कुछ ना कुछ एनर्जी को ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से क्या हो रहा है, एक स्पेक्ट्रा निकल कर आ रहा है, ठीक है, बाद में उसमें से एक स्पेक्ट्रा रिलीज हो रहा है। इस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। तो पढ़ो एक बार इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। इसकी स्टेटमेंट है दोस्तों कि spectra obtained when radiation emitted from the substance that have absorbed energy, यानी कि ऑलरेडी उसने क्या कर रखा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है। अब वो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब की होगी, या तो उसको ऑलरेडी एटम को एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब की होगी, या तो उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया होगा, ठीक है, क्या किया होगा उसमें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसमें पास कर कर उसको एनर्जी गेन करवाई गई होगी, या फिर उसको क्या किया गया होगा, उसमें उसको हीट किया गया होगा, राइट। किसके मतलब उसको हीट दी होगी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के फॉर्म में उसको हीट दिए जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, एक स्पेक्ट्रा रिलीज होगा। स्पेक्ट्रा को बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आया क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा? एक बार दोबारा से समझाती हूँ। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा में कोई भी एटम ऑलरेडी अपनी एनर्जी को गेन कर कर बैठा हुआ होता है, ठीक है, उसने ऑलरेडी अपनी एनर्जी को गेन किया हुआ है। अब गेन करने के बाद वो जो स्पेक्ट्रा रिलीज करेगा, यानी कि गेन करने के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्योंकि हाई एक्साइटेड स्टेट में तो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता ना, तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसी को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अब उस एनर्जी को जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में था, उस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इसके पास कहां से आई, या तो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देकर एनर्जी को गेन करवाया, या फिर उसको हमने टेम्परेचर देकर उसकी एनर्जी को गेन कराया, ठीक है, दो तरीके थे हमारे पास एनर्जी को गेन कराने के। तो ये था अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में थोड़ा डिफरेंस है, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा आपका फुल ब्लैक होता है, एक बार सुनो, एमिशन स्पेक्ट्रा आपका फुल ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक होगा, पर इस ब्लैक कलर में आपको क्या मिलेंगी, कुछ डिफरेंट कलर की लाइंस मिलेंगी, ठीक है, डिफरेंट कलर्ड शार्प लाइंस मिलेंगी आपको देखने को। इसी का उल्टा एब्जॉर्प्शन में होता है। अभी एब्जॉर्प्शन समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, समझ में आया? पूरा ब्लैक है लेकिन कुछ डिफरेंट कलर की लाइंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसमें दिखा है। देखो, पूरा टोटल ब्लैक है, ये आपको कुछ शार्प लाइंस देखने को मिल रही हैं। ये लाइंस आपकी बताती हैं दिस इज अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका एक्साइटेड सैंपल है। इस एक्साइटेड सैंपल से जब एमिशन हुआ, एमिशन होने के बाद जो स्पेक्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, देखो इस स्पेक्ट्रा की एक लाइन यहाँ मिली, एक लाइन यहाँ मिली, एक लाइन, यानी कि बीच की लाइन जो भी होगी ये आपके पास क्या है, इट्स ऑल ब्लैक, पूरा ब्लैक। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है भाई? देखो, एब्जॉर्प्शन नाम से क्लियर है, कोई ना कोई चीज इसमें एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है, यानी कि ओवरऑल आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से टोटल कलर्ड है, उस टोटल कलर्ड में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक लाइंस देखने को मिलेंगी। समझ में आया? देखो, जैसे कि ये क्या बताया, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि when an electromagnetic radiation pass through a gas or a solution, यानी कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप किसी गैसेस सॉल्यूशन से पास करवाते हो या सॉल्यूशन से पास कराते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस सॉल्यूशन से पास होने के बाद
कुछ ना कुछ जो ट्रांसमिटेड लाइट है, यानी कि जो ट्रांसमिट हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन देखने की वजह से वहां पर आपको एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखा हुआ नजर आएगा कि वहां पर क्या होता है। देखो, जैसे मैं आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ। ये आपके पास क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसके आगे आपने कोई एब्जॉर्बिंग सैंपल लगा दिया। ये एब्जॉर्बिंग सैंपल क्या हो सकता है, या आइदर योर गैस और आपके पास कोई सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्ट का। ठीक है, यहाँ से लाइट पास हुई। अब लाइट पास होने के बाद सारी एब्जॉर्प्शन आपको मिल रहा है, लेकिन जहां जहां एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां वहां आपको ब्लैक लाइट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ सम अमाउंट ऑफ द लाइट गेट विल बी एब्जॉर्ब, आपके पास एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो दिस इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आया इतनी बार? फिर से एमिशन में पूरा ब्लैक होता है, लेकिन डिफरेंट कलर्ड शार्प लाइंस मिलती हैं। लेकिन यही एब्जॉर्प्शन की बात करें, ओवरऑल कलर्ड होता है, कुछ ब्लैक कलर की लाइन मिलती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? दिस इज अबाउट द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आया अच्छे से? एक पिक्चर और दिखाती हूँ मैं आपको अबाउट द एमिशन। देखो, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है किसका? हाँ, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है आपके पास बेरियम का। देखो, टोटल ब्लैक है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर आपको कलर्ड लाइन देखने को मिल रही है। एब्जॉर्प्शन की बात करूं, यही देखो, ओवरऑल कलर्ड है, यहाँ पर आपके पास ब्लैक लाइन देखने को मिल रही है। और ये ब्लैक लाइन किसकी है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। किसकी वजह से है? एब्जॉर्प्शन की वजह से। ओके, क्या ये क्लियर हो गया हो आपको? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है एमिशन और एब्जॉर्प्शन में, आप बनाकर लिख सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से सुनना। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, मैं इसको अगर तुम्हें शॉर्ट में बेसिकली बताऊं तो हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्मर। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए इन्होंने चेक करा। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन गैस थी, इस हाइड्रोजन गैस का इन्होंने स्पेक्ट्रा लिया। ठीक है, क्या करा, इन हाइड्रोजन गैस का इन्होंने स्पेक्ट्रा लिया। जब इस स्पेक्ट्रा को लिया तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर डिफरेंट कलर की लाइन आ रही थी, और वो लाइन किस रीजन की थी? वो लाइन आपके पास विजुअल रीजन की थी, जो कि हमको दिखाई दे रही थी। ठीक है, उसके बेसिस पर इन्होंने एक फॉर्मूला को जनरेट करा। उस फॉर्मूला था आपके पास, दिस विल बी योर 1 अपॉन लैम्डा। वो फॉर्मूला आपके पास था 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, जहां पर आपका n2 क्या है? बड़ा है n1 से। यहाँ जो आपके पास क्या है? लैम्डा है, ये आपकी क्या है? वेवलेंथ। न्यू बार क्या है? आपके पास फ्रीक्वेंसी। ओके, सॉरी, न्यू बार इज योर वेव नंबर। ओके, न्यू बार क्या है आपके पास? न्यू बार इज द वेव नंबर। ये आपके पास वेव नंबर है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, न्यू बार विल बी योर वेव नंबर and 1 upon lambda will be your lambda will be your wavelength. ओके, अब यहाँ पर n1 और n2 क्या है? देखो, n1 बाल्मर ने अपनी तरफ से फिक्स कर रखा था। बाल्मर ने n1 को फिक्स कर रखा था, जो कि था आपके पास 2। ये कुछ सीरीज ऑफ लाइन है जिनके लिए आपके पास n1 और n2 क्या होते हैं, मतलब इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। अब n2 आपके पास चेंज होता रहा, दैट इज विल बी योर 3, 4, 5, इस तरीके से n2 आपके पास चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो बाल्मर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला, जो कि विजिबल रीजन में आ रहा था। क्लियर हुई इतनी बात? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस फॉर्मूले को। 1 अपॉन लैम्डा, अगेन आपको बता देती हूँ, 1 अपॉन लैम्डा, और इसको हम न्यू बार भी लिख सकते हैं, आर 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर r को बोला जाता है रिडबर्ग। इसकी वैल्यू बाल्मर ने दी थी एक्चुअली में 109677। ठीक है, बाद में ये फॉर्मूला क्या हुआ, क्योंकि ये सिर्फ विजिबल रीजन के था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिडबर्ग। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला हर सीरीज ऑफ लाइन के लिए दिया, चाहे वो विजिबल में आ रही थी, चाहे वो यूवी में आ रही थी, चाहे वो IR रीजन में आ रही थी। इन सभी के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले को नाम दिया गया रिडबर्ग फॉर्मूला।
क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को बाद में नाम दिया गया रिडबर्ग फॉर्मूला। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आईआईटी जेईई नीट में भी देखने को मिलते हैं और भाई आपके एकेडमिक्स के लिए तो जरूरी होता ही होता है। ओके, तो ये है आपके पास फॉर्मूला। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 1/लैम्डा, और इसको हम न्यू बार भी लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, क्या होती है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया फॉर्मूले में क्या है आपके पास, ध्यान से देखो तो फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या है, n1 है और n2। अब डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की लाइन होती है। सबसे पहले आपके पास है लाइमन, ठीक है, देखना जरा। लाइमन जो है आपके कौन से रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रीजन की जो भी रेडिएशंस होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ हम कौन से रीजन की रेडिएशंस देख पाते हैं, जो है विजिबल। और इस विजिबल रीजन के अंदर आपके पास विबग्योर टाइप की रेडिएशंस देखने को मिलती है, जो आप स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखते हो, ठीक है। रेनबो के जो कलर्स होते हैं, दीज ऑल लाई इन योर विजिबल रीजन। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है, मतलब जो रीजन है, उसके अंदर लाइमन सीरीज की लाई करती है, जिसके लिए n1 की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहती है। कितनी आएगी, दैट इज योर 1, ठीक है। n1 की वैल्यू ऑलवेज फिक्स है, n2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी n1 से, यानी कि n2 आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे कि अगर कोई आपसे बोले कि आपका ट्रांजिशन n2 से n1 में हो रहा है ना, एक बार जरा ध्यान से देखो। मैं अगर आपको बताऊं, लेट सपोज ये आपके पास क्या है, n1 है, ये आपके पास क्या है, मतलब 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये आपके पास 5 है। अब अगर सपोज करो 2 से 1 में आ रही है, ये वैल्यू क्या है, 1, ये लाइमन सीरीज की लाइन है। 3 से दोबारा 1 में आ रही है, ये भी आपकी लाइमन सीरीज की लाइन है, क्योंकि n1 इसका क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है, n1 क्या है इसका, 1 है। अगेन 4 से अगर आपके पास 1 में आ रही है, अगेन दिस इज योर लाइमन लाइन। ओके, तो n2 तो चेंज हो रहा है, लेकिन n1 आपका फिक्स है। क्लियर हो गया, ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, ट्रांजिशंस आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर आपके पास बात की गई लाइमन में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, जब n आपके पास क्या होगा, 2 होगा, n2 आपका 2 है। क्लियर हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n2 आपका 3 है। सेम यही बात करें हम किसके बारे में, बाल्मर में, तो बाल्मर में आपको क्या देखने को मिलता है, जब n2 की वैल्यू तो आपके पास 2 है, ठीक है, सॉरी n1 की वैल्यू 2 है जो फिक्स है, और बाकी क्या है आपके पास चेंज हो रहे हैं 3 4 5 6। तो सिमिलरली इसी तरीके से 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इस तरीके से आपके पास ये ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाल्मर का बताओ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बाल्मर की n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और n1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2। क्लियर हो गई इतनी बात, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसी तरीके से ये सारी चीजें आपके पास चलती जाएंगी। पार्शियन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, n1 की वैल्यू 3, बाकी इससे ज्यादा होंगी। अगर ब्रैकेट की बात करें देन 4, बाकी इससे ज्यादा होंगी। फिर इंफ्रारेड 5, एंड ये आपके पास ये सारे आपके IR रीजन में लाई करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। ये भी यूवी में लाई करता है, जिसे हम नहीं देख सकते, सिर्फ विजिबल रीजन देख सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा को आप आसानी से देख सकते हो, जो कि आपका विजिबल रीजन में लाई करता है। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और भी लाइंस है, लेकिन विजिबल सिर्फ आपका कौन सा है, बाल्मर रीजन वाला है। ओके, बाल्मर सीरीज। तो ये आपके पास था क्या, रिडबर्ग फॉर्मूला। आपको अगेन याद दिला दूं, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार इज इक्वल्स r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक बात और, यहां तक हम पढ़ चुके। एक चीज इसमें आती है जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। ओके, व्हाट इज दैट लिमिटिंग लाइन? लिमिटिंग लाइन क्या होता है? लिमिटिंग लाइन होता है
दिस इज द लाइन व्हेन n2 इन रिडबर्ग इक्वेशन इज इनफाइनाइट, जब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, क्या बोला, जब n2 की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट हो जाए, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इन आपकी लिमिटिंग लाइन, फिर चाहे वो कोई भी रीजन की, समझ में आए। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि द लिमिटिंग लाइन ऑफ द फुंड सीरीज, द लिमिटिंग लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, क्या कहते हैं, मोस्टली क्वेश्चन वो आपसे बाल्मर से पूछेगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, है ना, लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब है दोस्तों कि लाइमन सीरीज के लिए n1 तो फिक्स है जो हमारा 2 होना है, n2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये आपके पास ये स्टेटमेंट आपको ये बताती है, समझ में आया कि n1 आपका 2 है और n2 आपका इनफाइनाइट है। और यही अगर ऐसा हुआ तो ये लाइन आपकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, समझ में आया। इस लाइन की जो वेवलेंथ है ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी और वेव नंबर इसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कैसा होगा जरा ध्यान से देखो। एक बात आप ध्यान से देखो कि अगर आपके पास इसको इनफाइनाइट रखोगे, आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इस चीज में से आपको कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करनी ही नहीं पड़ रही है, और अगर करनी नहीं पड़ रही तो वैल्यू बड़ी आएगी देखने को, है ना, वैल्यू आपके पास बड़ी आने वाली है। तो इसीलिए वेव नंबर तो आपके पास बड़ा आएगा, वेव नंबर आपके पास बड़ा आएगा, लेकिन वेवलेंथ आपकी छोटी आएगी, समझ में आ गया। वेव नंबर बड़ा, वेवलेंथ छोटी। फिर वह लिमिटिंग लाइन में क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लार्जेस्ट वेव। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? ओके, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे आपको प्रिपेयर करना है। आप प्लीज अपने दोस्तों को जाओ और जाकर शेयर करो चैनल को, दिस विल हेल्प मी ऑल्सो, ओके। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अब हम डेली चलेंगे और डेली अपने इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। वील मेक वन प्लान, ओके, एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान में एटलीस्ट 4 डे या 5 डे में हम अपना एक यूनिट खत्म करेंगे। एंड प्लीज जाओ अपने दोस्तों को शेयर करो, ओके। चलिए, और हाँ साथ ही साथ हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे जो मोस्टली पीपल करना भूल जाते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आपको क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है। मैंने आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोई भी न्यूमेरिकल करो, सबसे पहले जो जो आपको दिया है और जो आपसे पूछा है वो आपको लिखना है, ठीक है, जिससे आप इजीली डिटरमाइन कर सको कि फॉर्मूला एक्चुअली इसमें लग क्या सकता है, ओके। वेवलेंथ आपको बतानी है when the electron in hydrogen atom undergo transition from an energy level, कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, देखो एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4 से, ठीक है, n इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है आपका, टू एन एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2, यानी कि ट्रांजिशन होकर ये आपका बाल्मर रीजन में जा रहा है, बाल्मर सीरीज में जा रहा है, ओके। ये बताना है, देन यू शुड हैव टू नो द कलर ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि देखो वेवलेंथ बाल्मर रीजन है, तो बाल्मर रीजन एक बार मैं आपको बता दूं, बाल्मर रीजन जो आपके पास होता है ये विजिबल रीजन होता है, राइट। विजिबल रीजन में जो वेवलेंथ जो विबग्योर जो आप पढ़ते हो, ठीक है, ये आपकी 400 से लेकर अप्रोक्स शायद 700 या 800 तक इसकी विजिबल वेवलेंथ होती है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 109677 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर जो है आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, यहाँ से आपके पास वेवलेंथ निकल कर आ जाएगी। देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वेवलेंथ क्या आएगी निकल कर, दिस विल बी 4 इंटू दिस, यानी कि अप्रोक्स 500 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रोक्स आपका आंसर आया है, ठीक है। यहाँ से आप वेवलेंथ पता चल गई, आप यहाँ से कलर ऑफ रेडिएशन भी पता लगा सकते हो। ये अप्रोक्स आपका इंडिगो अप्रोक्स आएगा, ब्लू या इंडिगो के आपके पास
अप्रॉक्स कलर रेडिएशन आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आपका पहला क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक बार पॉज करना, दोबारा से खुद कोशिश करना, तब इसको सॉल्व करना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? दिस विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। क्या पूछ रहा है आपसे? वेवलेंथ कह रहा है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ दी हुई है आपको। दैट विल बी कितनी है? 6561 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लिख सकते हो 6561 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। आपको सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन की क्या करनी है? सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि λ1 दिया है, λ2 यू हैव टू फाइंड। अब एक बात बताओ, अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है किसकी? बाल्मर सीरीज की, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आप बताओ n1 क्या होगा? n1 तो फिक्स रहेगा बाल्मर के लिए, राइट? दैट इज योर n1 तो फिक्स है, जो कि 2 होना है। n2 क्या होगा? इसका 3 होगा। अगर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें, n1 फिक्स रहेगा जो कि 2 है, n2 क्या हो जाएगा? दैट इज योर 4, क्योंकि सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन है, तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर n2 इक्वल टू 4। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है लैम्डा क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू r1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। r कांस्टेंट रहेगा, दोनों के लिए कंपेयर करो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो? वेवलेंथ निकाल सकते हो। निकाल लोगे? देखो दोनों के लिए लगाया है इन्होंने, एक सेकंड, दोनों के लिए यहाँ पर 2 और 3 लगाया है, यहाँ 2 और 4 लगाया है, दोनों का डिवाइड दे दिया। डिवाइड देने के बाद जो आपके पास वेवलेंथ निकल के आई, दिस विल बी योर 4860 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये हमने कुछ तरीके के क्वेश्चंस भी करे। ओवरऑल आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने अबाउट द स्पेक्ट्रम पढ़ा, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ा जो हमारे पास दो तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमारे पास दो तरीके का है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एमिशन में आपका जो एटम होता है ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होता है, वहां से आपके पास क्या मिलता है? रेडिएशंस मिलती है, ब्राइट कलर लाइन मिलती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ओवरऑल आपके पास कलर्ड होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन रखने से या गैसेस सॉल्यूशन रखने से वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखने लगती है। अब यहीं पर हमने क्या देखा? हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा देखा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा देखा, जिसमें हमने रिडबर्ग का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, रिडबर्ग का फॉर्मूला पढ़ा। रिडबर्ग का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन लैम्डा दिस इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? फिर हमने इससे रिलेटेड क्या करे? क्वेश्चंस भी करे। इसी के साथ साथ इस सेशन को एंड करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड चैनल, एंड अपने नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। ठीक है, अब हम डेली अपना क्या कहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, डेली वीडियो कंटिन्यू करेंगे, डेली आपका टॉपिक पढ़ेंगे, तो दिस विल मेक यू वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। और आप अपने क्वेश्चंस रिलेटेड है जो आपके पास जो भी बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाओ। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आस्क टू, ओके, इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज व्हाटएवर वेयरएवर यू वांट। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। इसी के साथ हम अपना सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग इट।